की हर चीज, मैं इनकी हर चीज से मतलब इंस्पायर होता हूँ, सीखता हूँ। मैं क्या इस व्यक्ति को मैं कभी भी नहीं कहूंगा मशीन लेने के लिए, लेकिन मुझे पता है कि जिस दिन इनकी R&D पूरी होगी ये फोन करके मशीन मांगेंगे, और ऐसा हुआ है। पिछले महीने सर ने अभी इसी महीने मशीन ली है, मैंने फोन उठाया शाम को अभी आज मैं कंक्लूजन पे पहुंच चुका हूँ, और खाना खा के मैं अपने बेड पे आया, मैं चलो सर को फोन करता हूँ। मैंने फोन उठाया, इतनी देर में सर का फोन आ गया, स्वाइप किया, मैं सर फोन करने वाला था, बड़ी लंबी उम्र है आपकी। बोले क्या हुआ? मैं सर आपको फोन करने के लिए फोन उठाया। बोले सर बताओ। मैं सर करते हैं शुरू। बोले सर आज बहुत जरूरत है आपकी, टेक्निकल चीजों पे बोलने वाला नहीं है अब हमारे पास। मैं सर ठीक है कल मिलते हैं। क्योंकि जो R&D करी वो एक ट्रेनिंग पार्ट था, इन्होंने भी 7 महीने अगर उस प्रोडक्ट को देखा, जांचा परखा, तो हमें बताओ इसको और ज्यादा कॉन्फिडेंट करो हमें। ठीक है, बीच में अपने पास यहाँ मोहित जी बैठे हैं ना, मोहित जी को भी मैंने बहुत टाइम पहले से हम बहुत बार मिल भी चुके थे। हमने सिर्फ एक ही चीज कहा, दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है, लेना आपको पड़ेगा, कभी भी ले लेना। अब जब आए हैं तो पूरी डेडिकेशन से आएंगे, आधे अधूरे लेके आएंगे ना तो उतना समय उसको और वैसे भी लगना है। आधा अधूरा आदमी ले आए ना तो 6 महीने बाद, ज्वाइन तो 6 महीने पहले हो गया है, काम तो 6 महीने बाद ही करेगा, क्योंकि उसकी क्वेरीज तो 6 महीने बाद तक तो क्लियर ही नहीं हुई, बल्कि भले ही सिस्टम में आ गया हो। तो सिस्टम में लाने के बाद मैं चाहता हूँ सर आप हम इन चीजों पे बात करें कि ये प्रोडक्ट एक्चुअल में क्या है, ये मिट्टी है या सोना है, सोना है तो क्यों है, और मिट्टी है तो क्यों नहीं है, मिट्टी नहीं है तो क्यों नहीं है, वो पॉइंट्स आप हमारे एथिकल वे में कन्वर्ट करें, क्लियर करें, और जो क्वेश्चंस होंगे वो भी हम ले लें। रिकॉर्डिंग की आई थिंक कोई जरूरत नहीं है, मैं बता देता हूँ। और हमेशा अवेलेबल भी हैं। नहीं, हाँ मैं वैसे बता देता हूँ मनदीप जी और सर। मैं अभी क्योंकि मैंने देखा रिसेंट अभी पीरियड में कि कैंगन वाटर से रिलेटेड बोल रहे हैं सभी, लेकिन रिसर्च डेटा किसी के पास नहीं है। तो मैं अभी अपने घर से, क्योंकि मैं टीचर भी हूँ और ऑनलाइन कोचिंग भी दे रहा हूँ ओवरसीज, वेदांतु की जो ओवरसीज ब्रांच है दुबई के लिए, वहाँ मेरे ऑनलाइन लेक्चर होते हैं रात को। तो मेरा अपना घर स्टूडियो बना हुआ, उस पर मेरी रिकॉर्डिंग का मैंने आपके लिए काम शुरू कर दिया है सबके लिए। तो एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन और एक प्रॉपर वीडियो, ये दोनों चीजें मैं जितना जल्दी हो सकेगा टीम को अवेलेबल करवा दूंगा। बाकी मैं फोन पे अवेलेबल ही हूँ, नंबर मेरा है, ले लें, कोई दिक्कत नहीं, किसी टाइम मेरे से बात करो, सुबह दोपहर शाम को, ऐसी दिक्कत नहीं। बात हम शुरू करते हैं। ड्रिंकिंग वाटर में 7 प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, आज हम 4 पे बात करेंगे, 3 पे फिर कभी बात करेंगे। 4 पे इसलिए करेंगे क्योंकि अभी जब मैं टीम से जुड़ा हूँ तो टीम से जब मेरे पास फोन आए हैं तो इन बेसिकली इन 4 प्रॉपर्टीज पे उलझे हैं, तो इन 4 प्रॉपर्टीज पे हम बात करेंगे। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है वो है एल्कलाइज्ड वाटर। पिछले वीक में डॉक्टर राजेश जी किसी टीचर के पास कहीं बैठे हुए थे और उन्होंने कहा कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, हाइड्रोक्साइड का पानी कैसे पी सकते हो। तो एक चीज समझो, एल्कलाइज्ड वाटर मतलब क्या है। सबसे पहले पीएच स्केल समझते हैं। एसिड से बेस यानी कि अम्ल क्षय क्षार आने से, खट्टे से कड़वे आने में जो पीएच स्केल बना हुआ है वो है 0 से लेके 14 तक का। उसमें से 0 से और लगभग 2.5 पीएच की चीजें तो हम खा भी नहीं सकते। हमारे स्टमक के अंदर, आमाशय के अंदर 2.5 पीएच से नीचे का बनता है HCl एसिड, जठराग्नि जिसको एक तरह से आयुर्वेद में कहा गया है। ठीक है, यानी कि वो हमारे फूड को डाइजेस्ट करना शुरू करता है, प्रोटीन को तोड़ना शुरू करता है। उसके बाद हमारी पूरी बॉडी जो है वो एल्कलाइन नेचर की है। अब यहाँ समझ रहे हैं कि हमारे जो ब्लड का पीएच है वो 7.35 से लेके 7.46 का, यानी कि उसका नेचर भी एल्कलाइज्ड है। एल्कली और एल्कलाइज्ड का मतलब एक हम समझेंगे। एल्कलाइज्ड चीजें वो होती है जिसमें सोडियम, पोटेशियम या कैल्शियम के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट हो, जैसे सोडा वाटर। और एल्कली वो है जिसका पीएच जो है वो 11 के बाद 14 तक का है, वो तो हम कभी खा भी नहीं सकते और हमें ये बताना भी नहीं है क्योंकि है ही नहीं। ये मशीन जो है, जितनी भी हमारी कैंगन मशीन है वो एल्कलाइज्ड वाटर बाहर निकालती है। एल्कलाइज्ड वाटर का मतलब है कि मैक्सिमम जो पीएच हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा, 11.5 का। 11.5 का पानी पीने के लिए रिकमेंड नहीं किया जाता, वो रिकमेंड किया जाता है, वो अभी टीम भी रिकमेंड नहीं कर रही थी, वो भी मैं बता देता हूँ। अगर मान लिया कभी आपको कोई ऐसा पेशेंट मिलता है जिनको कोई गैस्ट्रिक रिलेटेड प्रॉब्लम है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, रात को सोते वक्त एंजाइटी है, या जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम है, उनको कहो कि 11.5 पीएच का पानी वो रात को 2 घूंट दवाई की तरह लेके पिए। 11.5 का पानी रात को 2 घूंट दवाई की तरह लेके पिए।
अच्छी नींद आएगी उनको, और कोई एंजाइटी है वो भी, उनकी कोई परेशानी उनको नहीं होगी, और धीरे धीरे जो बैड कोलेस्ट्रॉल उनकी बॉडी के अंदर डिपॉजिट हो चुका है आर्टरीज और वेन में, वो निकलना शुरू हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में दो तरह से काम करता है। जब हमारे टिश्यू के नीचे वो है तो इसे बोला जाएगा गुड कोलेस्ट्रॉल। ये क्या करता है, हमारी बॉडी को इंसुलेशन देने का काम करता है। जैसे इस टाइम मैंने बाहर की सर्दी से बचने के लिए जैकेट या ब्लेजर हम जो पहनते हैं, ये गुड कोलेस्ट्रॉल है। लेकिन इसी की वजह से अगर मान लिया मुझे 4-5 जैकेट पहना दे और ऊपर से, तो क्या होगा, गर्मी होगी, पसीना आएगा। इसी तरह से जब वो कोलेस्ट्रॉल जाके हमारी ब्लड वेसल्स में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, आर्टरीज और वेन्स में, तो वो बनता है बैड कोलेस्ट्रॉल। उससे क्या होगा, हार्ट को ब्लड पंप करने में परेशानी आएगी। उसका रिजल्ट क्या होगा, एंजाइटी शुरू हो जाएगी, हाई बीपी रहना शुरू हो जाएगा, चेस्ट पेन शुरू होगा, एक्यूट पेन होगा। एक्यूट पेन के बाद जस्ट इमीडिएट पेशेंट की जो स्टेज आ चुकी है वो आ चुकी है हाइपरटेंशन, और उसके बाद कार्डियक अरेस्ट की। 11.5 pH का पानी लें, रात को 2 घूंट पिएं दवाई की तरह, डेली का रूटीन बनाएं। धीरे 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 15 से 20 दिन के अंदर उनको ये प्रॉब्लम जो है खत्म हो जाएगी। और जो भी ब्लड डाइल्यूटिंग अगर वो कोई दवाई ले रहे हैं जो डॉक्टर ने उनको दी हुई, वो अपने आप ही बंद कर देंगे, अपने आप ही बंद कर देंगे, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। मेरे फादर कर चुके हैं। मेरे फादर जो हैं उनकी 2018 में एंजियोप्लास्टी हुई थी, डॉक्टर दिनेश शगल सप्रा हॉस्पिटल में है। उन्होंने कोरोनरी आर्टरी में 99% ब्लॉकेज थी, तो 2 स्टंट उनको डले थे। उसके बाद से उनकी ब्लड थिनिंग की दवाइयां चल रही थी, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, एल्कलाइज्ड वाटर लेना शुरू किया। अब यहाँ एक और ट्विस्ट मैं बता देता हूँ। मशीन मेरे घर जो लगी है सर, किस डेट को लगी थी कपिल सर? आई थिंक 15 दिन हो गए। 8 पहले लग ली थी ना, नहीं 14 दिसंबर को। हाँ 14 दिसंबर को मेरे घर मशीन लगी है। तो 2018 को मेरे फादर की जनवरी 2018 में एंजियोप्लास्टी होती है, तो फिर दवाइयां छूट कैसे गई? ये मेरे रिसर्च पीरियड में आया कि वो जो उन्होंने क्या किया, कुरुक्षेत्र गुरुकुल में पंचकर्म विधि से वो इलाज करवा रहे थे अपना, कि दवाइयां मैं नहीं लूंगा, स्टीरॉइड नहीं लूंगा, कि उनको साइड इफेक्ट आने शुरू हो गए थे। वो जो काढ़े ले रहे थे ना, उन काढ़ों का मैंने चोरी छुपे उनका पीएच चेक किया। जब कपिल सर और मेरी नॉलेज में मशीन आई, मैंने डाटा जब लेना शुरू किया तो पता लगा भी हाँ एल्कलाइज्ड वाटर है। मतलब जो दवाई है वो काढ़ा जो है वो एक तरह का एल्कलाइज्ड नेचर है। दूसरा, क्योंकि वो नेचुरल सोर्स से बना हुआ है, तो उसके अंदर क्या है, किसी तरह का स्टीरॉइड नहीं है। स्टीरॉइड नहीं है तो इसलिए मेरे फादर को साइड इफेक्ट नहीं आ रहे। नेचुरल है इसीलिए बॉडी के अंदर वो क्या हो रहा है, जल्दी डाइल्यूट हो रहा है, और डाइल्यूट होकर बॉडी में क्या कर रहा है, उनकी ब्लड थिनिंग को रख रहा है। वो सेम प्रॉपर्टीज में, जब मैंने दोनों को क्रॉस चेक किया सामने रखे तो दोनों में सेम प्रॉपर्टी मिली। तो जो काम अगर दवाइयां करे, अगर वो ये घर में आई जाए तो सबके लिए करेगा, नो डाउट। तो मेन मुद्दा जिस पर हम सवाल शुरू कर, जो हमारा सवाल था जिसको हम लेके चले थे, कि वो एल्कलाइज्ड पीएच का मतलब यहाँ क्या होगा। एल्कलाइज्ड पीएच में अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा मेरे जैसा कोई मिल जाए गवार आपको, और वो कहे कि तो पी नहीं सकते, तो उसको कहो जी आप अपने जो घर का जो पानी का सैंपल है वो टेस्ट करवा लें। वो टेस्ट करवा ले, और टेस्ट करवा के ये देखें कि उसमें कार्बोनेट, नाइट्रेट, बाइकार्बोनेट ये कितने हैं। और उसके बाद हम जो पानी आपको दे रहे हैं इसमें एक बार आप कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और नाइट्रेट का लेवल चेक कर लें। जब लैब की रिपोर्ट आ जाएगी तब तो मान सकते हो। आर्ग्यूमेंट की स्टेज में हमें जाना ही नहीं है, कोई हाथापाई कोई आर्ग्यूमेंट हमें उनके साथ नहीं करना, विद प्रूफ हम बात कर लेंगे। बोले जी ठीक है, कर लिया। अब बात आती है एल्कलाइज्ड क्या है। एल्कलाइज्ड का मतलब है कि पीएच जो है वो 7 से ज्यादा और 9.5 पीएच तक रखना है। तो ये किस वजह से होगा, ये होगा 3 मेटल की वजह से, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। इन मेटल्स को ये मशीन नहीं रोकती है, यानी कि जो इलेक्ट्रोड है वो इनको नहीं रोकता है, कतई नहीं रोकेगा। उनका कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट भी नहीं रोकेगा। आपका आरओ रोकेगा, ये नहीं रोकेगा। तो किसको रोकेगा, ये रोकेगा गैसेस को। कौन से गैसेस, जो जिन्हें हम फ्री रेडिकल बोलते हैं। फ्री रेडिकल हमारे इन्वायरमेंट में चारों तरफ प्रेजेंट है। जब से पृथ्वी बनी है, जब से इस पृथ्वी पर वायुमंडल बना है, तब से फ्री रेडिकल हैं और रहेंगे, और ये जरूरी भी हैं। फ्री रेडिकल ही हैं जो डीकम्पोजिशन यानी गलने सड़ने की प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करते हैं। लेकिन है क्या, हम ह्यूमन एक्टिविटी ने, चाहे पोल्यूशन है चाहे कुछ भी, हमने वो फ्री रेडिकल बस इन्वायरमेंट में बढ़ा दिए। अब वो सांस से भी हमारे शरीर में जा रहे हैं, पीने के पानी से भी जा रहे हैं, और हमारी जो सब्जियां उनसे भी जा रहे हैं। कौन है वो, फ्लोराइड है, क्लोराइड है, और ऑक्सीजन का ऑक्साइड है। ऑक्सीजन का ऑक्साइड है,
ये जब तक O2 रहता है ना तब तक तो है ठीक, लेकिन जैसे ये O2 नेगेटिव बन जाता है ना ऑक्साइड, फिर ये काम क्या करेगा, ये वैसे ही काम करेगा जैसे लोहे को जंग लगता है। लोहे को जंग लगता है, जंग लग के लोहा पपड़ियां बन के खत्म हो जाता है। इसी तरह से ये ऑक्साइड, क्लोराइड और फ्लोराइड जो रेडिकल हैं ये हमारे ब्लड में जाएंगे, क्योंकि गैसेज है बहुत जल्दी डिसॉल्व हो जाती है, गैस बहुत जल्दी हमारे खून में जाती है। इसका एक उदाहरण मैं वैसे दे देता हूँ, किसी कमरे में आग लग गई और आप फंस गए ना, तो वहां जो कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसेज बनेंगी बहुत जल्दी जाएंगे आपके शरीर में, खून में बहुत जल्दी घुलती है गैसेज, और क्या होगा, आप बेहोश हो जाएंगे, निडाल हो जाएंगे, वहीं गिर जाएंगे, चुप हो जाएगा। तो ये तीनों गैसेज जो हैं जैसे हमारे ब्लड में जाएंगी, ब्लड में ये अपना काम करना शुरू कर देते हैं। फ्लोराइड और क्लोराइड पकड़ेंगे हमारे प्रोटीन रिसेप्टर को, और क्या करेंगे, आजा बोले बैठ, अब ताश खेलेंगे, रोज काम तो रोज करता है काम तो रोज करता है, तो आजा ताश खेलेंगे। और क्या किया, रिसेप्टर चला था, ब्रेन से सिग्नल लेके किसी काम के लिए रोक दिया, वो बैठ के भाई साहब ताश खेल रहे हैं, वहां बॉडी का ऑर्गन वेट कर रहा है कि कुछ हो। दूसरा, ऑक्सीजन भाई साहब पहुंचे अपने कैल्शियम के पास, बोले यार तू बोन में क्या कर रहा है, बाहर निकल, अपन ब्लड में चक्कर मार के आते हैं। कैल्शियम डाई पॉजिटिव आयन होता है। कैल्शियम एक तरह से हमारे जैसे आरसीसी, ये रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बनने के लिए सीमेंट जो काम करती है, इसी तरह से हमारी हड्डियों का सीमेंट जो है कैल्शियम है। ऑक्सीजन कैल्शियम भाई साहब को लेकर चल पड़े ब्लड में। अब ये कैल्शियम जितना ज्यादा हड्डियों से निकल के खून में आएगा ना, खून को तो गाढ़ा करेगा, हड्डी को पतला करेगा, हड्डी को पतला करेगा तो ऑस्टियोपोरोसिस शुरू हो गया, हड्डी को जंग लगना शुरू हो गया, जैसे लोहे को जंग लगना शुरू हो गया। ऑक्सीजन ने खून मतलब शरीर से बाहर था तो लोहे को जंग लगा दिया, शरीर के अंदर गया तो हड्डी को जंग लगाना शुरू कर दिया। दूसरा, फ्लोराइड और क्लोराइड है, तो उन्होंने हमारे प्रोटीन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दिया। अब ब्रेन का कोई भी सिग्नल जो है वो प्रॉपर्ली ट्रांसमिट नहीं हो पा रहा है। इसमें क्या होगा, जैसे अभी सर बैठे थे, पूछ रहे थे कि मेरे फादर को जैसे ब्रेन हैमरेज हुआ, सर पूछ रहे थे, तो हुआ कुछ नहीं है, बॉडी की सिग्नल ट्रांसफर करने की कैपेबिलिटी बंद होगी, अटक गई, किसी भी तरह से अटक सकती है। वो पैरालिसिस की स्टेज भी हो सकती थी। पैरालिसिस में होता क्या है, पैरालिसिस में बॉडी का कोऑर्डिनेशन ही तो टूट गया, बॉडी का कोऑर्डिनेशन टूट गया। आप यहाँ से फोन तो मिला रहे हो, लेकिन सामने वाले की लाइन ही कटी पड़ी है, सामने वाले का सिम भी ब्लॉक हो रहा है, मारते रहो चाहे फोन, क्या होना, कुछ भी नहीं होना। तो वो सिचुएशन है। तो पैरालिसिस के अटैक से लेके ब्रेन हेमरेज तक की ये जो प्रॉब्लम है, ये सिग्नल रुकने पे ही आएगी, वो भी इसी का जरिया है। असल में हो क्यों रहा है, क्योंकि ब्रेन में सिग्नल ट्रांसफर करने का काम, यानी कि इस बैग में कोई इंफॉर्मेशन है, यहाँ से लेके और वहां तक ट्रांसफर करने का काम जो है वो खून के जरिए सोडियम और पोटेशियम चैनल करते हैं, और ये नेचुरली फ्रीली हमारे पानी में अवेलेबल है। दोनों एक्टिव मेटल हैं, वैसे हम ले ही नहीं सकते। मतलब मैं सोचूं बाजार जाऊं और सोडियम लिया, सोडियम पूरा, पोटेशियम लिया पूरा, शाम को अपना चबा के थूक दिया, सोडियम पोटेशियम पूरा, नहीं, एक्टिव मेटल है। ऐसे मेटल अगर प्योर स्टेट में लोगे, इस पानी में डालोगे तो आग लग जाएगी। तो इनको शरीर में पहुंचाने का सबसे सेफ, सबसे नेचुरल तरीका जो भगवान ने बनाया, प्रकृति ने बनाया, जो भगवान को मानते तो भगवान, प्रकृति को मानते तो प्रकृति, जो भी है, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं इस चीज पे, वो बनाया पानी, कि पानी के जरिए आप इसको ले सकते हो। पानी के जरिए कैसे ले सकते हैं, वो साल्ट बनाया, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। पुराने महलों में आप जाके देखोगे ना, जयपुर से लेकर दिल्ली के लाल किला तक, आगरा के लाल किला तक, तो आपको महाराजा महाराजाओं को बनाया हुआ फिल्ट्रेशन सिस्टम मिलेगा पानी का। और वो क्या होता था, बजरी, बजरी के ऊपर चूने की परत, फिर चारकोल की परत, फिर बजरी, फिर चूने की परत, फिर चारकोल की परत। वो चूना कर क्या रहा है, वो चूना वही कर रहा है जो पान खाने वाले को कर रहा है। पान खाने वाले को कभी एसिडिटी नहीं होती, क्यों, अगर वो पान के पत्ते पे कत्था और चूना लगवा के खा रहा है ना, तो वो चूना उसकी बॉडी के अंदर क्या कर रहा है, एल्कलाइन नेचर दे रहा है उसको। तो हमारे पानी में, यानी कि हमारा, हम सबका योगा, वी आर प्राउड यूजर्स ऑफ कैंगन, तो हमारे इस पानी के अंदर हाइड्रोक्साइड नहीं है। सबसे पहली बात, अगर कोई आर्ग्यूमेंट करता है कि जी इतना तो आपको भी पता है, हाइड्रोक्साइड जो होगा वो पीएच जो है पानी का लेके जाएगा 14 तक। हमारे इस पानी के अंदर आपके जो नेचुरल वाटर की तरह जो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट है वो प्रेजेंट है, और कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की वजह से ही क्या है, आपका जो पानी का जो पीएच आएगा वो क्या आएगा, एल्कलाइज्ड आएगा। यहां तक कोई डाउट किसी को, चीज समझ में आ गई? एल्कली अगर होगा पानी तो क्या करेगा, अब मान लिया आपको तेजाब ज्यादा थी, एसिडिटी ज्यादा थी, आपने दवाइयां खा ली, एल्कली ज्यादा खा लिया। अब ये थोड़े नहीं कि एल्कली ज्यादा खा लिया तो उसको डाइल्यूट करने के लिए एसिड पियोगे, एसिड तो कोई भी नहीं पी सकता। तो हम हाइड्रोक्साइड नहीं पी सकते जी, हाइड्रोक्साइड तो मुंह में जाते ही वापिस आएगा। खारा खीरा अगर कभी खा लिया हो, खारी ककड़ी अगर कभी खा ली हो, तो उसी टाइम वापिस फेंकते हैं। तो इसलिए एक चीज तो ये ध्यान रखें। अगली प्रॉपर्टी में हम काम करते हैं वो है माइक्रो क्लस्टरिंग। शायद एक्सपेरिमेंट शो किया होगा, स्मोक वगैरह शायद किया था क्या सर? जी सर। माइक्रो क्लस्टरिंग,
पानी का हल्का होना जरूरी है। कभी आप मान लिया गए हो जैसे उत्तराखंड वगैरह उस तरह रिवर राफ्टिंग के लिए गए हो, झरने जगह अगर कभी आप गए हो तो वहां आपने देखा होगा कि पानी में फुहारें उठती हैं, मतलब पानी जब झरने से गिर रहा है ना, वहां आसपास हम खड़े होंगे तो फुहार उठती है। इसी तरह से जो गांव से बिलोंग करते हैं, खेतों में कभी गए होंगे तो बारिश होने के बाद इतनी हवा में नमी होती है, और वो उस नमी में नमी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो वाटर की है माइक्रो क्लस्टरिंग नेचर। पानी के जो मोलिक्यूल पेस्टिसाइड की कंबाइन होने की वजह से 15 से 20 मोलिक्यूल इकट्ठे हो गए, ज्यादा का भी बड़ा भी ग्रुप बन सकता है। वो क्यों बन गया? क्योंकि हमने वो जो मिलावट कर रखी है ना पानी के अंदर, जमीन से आया तो पेस्टिसाइड्स की है, किसी और दूसरे सोर्स से आया, जैसे मान लिया पब्लिक सप्लाई आई है तो पब्लिक सप्लाई में उन्होंने क्या किया, पानी को ब्लीच किया। नहर से चल के, बागड़ा नंगल डैम से चल के, नहरों से चल के पानी घर तक आता है। जब पानी घर तक आता है तो नहरों में देखते हैं लोग किस किस तरह का सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं। वो सारी गंदगी केमिकल फॉर्म में हमारे पानी में यहाँ वाटर वर्क सप्लाई में आती है। वो उसको क्या करते हैं, उसका सिंपल सा तरीका बनाया, उसको ब्लीच कर दो। ब्लीच करने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने वही दो चीजें बढ़ा दी, ऑक्सीजन बढ़ा दिया और क्लोराइड बढ़ा दिया। क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर का अगर आप फार्मूला देखोगे तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, ऑक्सीजन भी बढ़ गया, क्लोरीन भी बढ़ गया। ज्यादा डाल देंगे तो लहसुन जैसी सी स्मेल आती है उसके अंदर, पानी के अंदर से। कम डाल दिया तो क्या है, वो ठीक है, वो जो इम्प्योरिटी थी वो तो नीचे बैठ गई, लेकिन वो जितना भी ऑक्साइड क्लोराइड है वो पानी में आ गया। उस पानी को हम साफ है आरओ से फिल्टर करके पी लिया। आरओ कभी भी गैस को बाहर नहीं निकाल सकता, ये चीज आप लिखवा के ले लो मेरे से। वो सिर्फ और सिर्फ जिसको रोक सकता है वो उनको रोक सकता है जिनका पीपीएम पार्टिकल यानी कि पार्टिकल का साइज जो है वो 1000 नैनोमीटर से बड़ा है। कितना? जैसे कि पानी के अंदर रेत, पानी के अंदर रेत का पार्टिकल जो है 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता है, हमेशा नीचे बैठेगा और दिखाई देगा। आरओ उन चीजों को तो रोक लेगा, लेकिन जो घुली हुई गैसेज है, फ्लोराइड क्लोराइड, उनको नहीं रोक सकता। वो तो निकल के बाहर आएंगी। अब जो चीज चाहिए थी कार्बोनेट बाइकार्बोनेट, वो तो उसने पीछे रोक लिए। ये नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि प्लेट से जब पानी पास होगा तो क्या होगा, जो गैसेज हैं वो वहीं निकल जाएंगी आउटलेट के जरिए, क्योंकि प्लेट्स गर्म हो चुकी हैं करंट देने की वजह से। लेकिन जो सॉलिड मेटल है वो क्या होगा, वो थोड़ी ना होगा। सोडियम पोटेशियम मेटल इतने वो सॉफ्ट थोड़ी ना है कि वो क्या होंगे, वहीं मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे। वो आपके पानी के जरिए क्या आएगा, बाहर आएगा। तो माइक्रो क्लस्टर लेवल पे कर देगा। पानी के जो मोलिक्यूल उन फ्लोराइड और क्लोराइड के साथ कंबाइन हो चुके थे, क्योंकि नेचुरली वाटर का जो मोलिक्यूल का फॉर्मूला है ना वो कुछ ऐसा ही है कि पानी के 10-12 मोलिक्यूल जब इकट्ठे होते हैं ना तो उनके बीच में खाली जगह होती है। कैसे? एक छोटा सा एग्जांपल मैं बच्चों को दिया करता हूँ उनको समझाने के लिए। कांच का जार लो, जार में कंचे डाल दो, कंचों में रेत डाल दो, रेत में पानी डाल दो। कौन सी चीज कहाँ गई? पानी नीचे बैठ जाएगा। कांच का जार, जार के अंदर कंचे, कंचों में रेत डाल दी, रेत कहाँ गई? नहीं, रेत गई कंचों के बीच में जो गैप में। और पानी डाल दो तो पानी कहाँ गया? रेत के बीच में जो खाली पार्टिकल है। तो इस तरह से पानी का जो छोटा सा मोलिक्यूल था वो अंदर डलते डलते वो क्या बन गया, मैक्रो क्लस्टर बन गया। वो उसे इलेक्ट्रोलाइज करके हार्मफुल जो गैसेज वगैरह जो उसके साथ कंबाइन हो चुकी थी वो हमने करंट देके क्या कर दिया, इस मशीन के अंदर उसे अलग कर दिया। और वाटर का मोलिक्यूल क्या चुका है, बिल्कुल फ्री हो चुका है उन सब चीजों से। छोटा बन गया, वो छोटा था वापिस छोटा बन गया। अब बात आती है अगला जो हम पॉइंट लेके चलते हैं इसी के अंदर, वो आता है एक्टिव हाइड्रोजन। माइक्रो क्लस्टरिंग के साथ जो एक प्रॉपर्टी जो मशीन इंप्रूव करती है वो एक्टिव हाइड्रोजन ऑक्सीजन का क्या चक्कर है। सिंपल सी साइंस है, मछली पानी के अंदर क्यों जिंदा है? डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की वजह से। साइंस के टर्म में उसको डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कहा जाता है। नेचुरली वाटर का जो फार्मूला वो H2O से बना है। पानी के अंदर भी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है जिसकी वजह से मछलियां सांस ले पाती हैं। अगर वो ऑक्सीजन उनको ना मिले तो मछली भी पानी के अंदर डूब के मर जाएगी। आज हमारे पानी के साथ भी यही हो चुका है। खाली जगह को किसने भर दिया? उन दूसरी गैसेज ने भर दिया। ऑक्सीजन जैसी गैस वहां कंबाइन रह नहीं पाई। O2 कंबाइन होना जरूरी है, मैंने पहले बताया था O2 कंबाइन होना जरूरी है। O2 नेगेटिव नहीं होना चाहिए। हुआ क्या, तो ये पेस्टिसाइड और इन सब की इम्प्योरिटी की वजह से वो सब चीजें वहां क्या होगी, कंबाइन होगी और कंबाइन होके डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन बाहर हो गया। जो पानी आप पी रहे हैं ना उस पानी के अंदर आप मछली को नहीं रख सकते। करके देख लो, घर में एक्वेरियम लगा के मर जाती है मछलियां। मर जाती है। वो क्यों मर जाती हैं? इसी वजह से क्योंकि उसमें डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन नहीं है। तो जब हम वाटर को इलेक्ट्रोलाइज करेंगे, चाहे कैंगन मशीन में करते हैं चाहे किसी भी मशीन में हम इलेक्ट्रोलाइज करेंगे, तो इलेक्ट्रोलाइज करने से वो एक्टिव हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, वो फ्री हो जाएगी। अब यहाँ कई पढ़े लिखे गवार मेरे जैसे फिर कहेंगे बोले यार वाटर का तो इलेक्ट्रोलिसिस कर दिया, तो इलेक्ट्रोलिसिस करने पे तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग अलग टूट गया। वो रॉकेट साइंस है, फ्यूल सेल है। फ्यूल सेल के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक जगह सप्लाई किया जाता है,
रिएक्शन होती है, उससे पानी बनता है, पानी को फिर से उस प्लेट पे लाके फिर से क्या करते हैं, फिर रिएक्ट कराते हैं, फिर इससे हाइड्रोजन ऑक्सीजन बनती है। ये पूरा जो मैंने प्रोसेस बताई आईएसएस के अंदर चल रहा है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो स्पेस में है। वहां क्या होता है, पानी को तोड़ते हैं, करते हैं, लेकिन ये सारी प्रोसेस ठहरे हुए पानी के साथ है। ये ठहरा हुआ पानी नहीं यूज कर रही है, ये आपके रनिंग टैप वाटर को यूज करता है। रनिंग टैप वाटर का मतलब है कि पानी जब इसमें से एंटर होगा, सेडिमेंट फिल्टर से पास होने के बाद पानी जब इलेक्ट्रोड प्लेट पे आएगा तो वो पानी ठहरा हुआ नहीं है, क्योंकि लगातार पीछे से पानी आता जा रहा है। तो सिर्फ क्या कर रहा है, रनिंग वाटर प्लेट में ऊपर से लेकर जब नीचे तक पास होगा, डायग्राम को अगर आप देखेंगे समझेंगे तो ऊपर से लेकर नीचे तक जब पानी जाएगा तो प्लेट से जो गैसेज है वो तो क्या होंगी, प्लेट के साथ स्टिक होके वो वहां से इवोल्व हो जाएंगी, और जितना भी हमारे पास मेटल है वो बाहर आ जाएगा, पानी के साथ आ जाएगा, माइक्रो क्लस्टरिंग प्रॉपर्टी आ जाएगी, और वापस जो ऑक्सीजन कंबाइन हो चुकी थी वो फिर से फ्री हो जाएगी और वो पानी के अंदर आ रही है। जो हम पानी निकाल के उनको दिखा रहे हैं, एक्टिव हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यहां तक कोई डाउट किसी को नहीं है? चले आगे। अगली जो प्रॉपर्टी आती है वो आता है नेगेटिव ओआरपी, क्योंकि सब चीजें तो हमने निकाल दी जो इम्प्योरिटी पीछे थी, यानी कि जो हार्ड मतलब जो सब्सटेंसेस थे, बैड सब्सटेंसेस थे, वो हमने सब निकाल दिए। तो नेचुरल वाटर के अंदर नेगेटिव ओआरपी की वैल्यू बाय गॉड गिफ्ट है, बाय नेचर है, ये होता ही है। नेगेटिव ओआरपी का मतलब क्या है, पानी को बनाया ही इसलिए गया है कि वो सारी शरीर की गंदगी निकाल दे। कहते नहीं है सुबह उठते 1.5 गिलास 2 गिलास पानी पीना चाहिए, और गुनगुना पियो तो और भी बढ़िया है। गुनगुने की दिक्कत नहीं है, आप पहाड़ों में जाके ठंडा पानी पी लो, कभी बीमार नहीं होगे अगर आपका शरीर ठीक है तो। और आपका शरीर अगर ठीक नहीं है तो वो पानी पी के भी आप बीमार हो जाओगे, चाहे उसको गुनगुनाई करके क्यों ना पी लो। क्यों? एल्कलाइज्ड नेचर है। एल्कलाइज्ड नेचर है तो वो अपना काम करना शुरू करेगा, और वो क्या करेगा, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के कोलन को साफ करना शुरू करेगा। तो ये नॉर्मल सी प्रोसेस है। नेगेटिव ओआरपी का मतलब क्या होता है उसको समझाएंगे। नेगेटिव ओआरपी का मतलब नेगेटिव ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, यानी कि ऑक्सीडेटिव सब्सटेंस कम है, रिडक्टिव क्या है, ज्यादा है। रिडक्टिव का मतलब क्या होता है, एक तरह से मैं समझाऊं, आपको पैसे की जरूरत है, मैंने आपकी जेब में पैसा डाल दिया, वो मेरा रिडक्टिव नेचर है। आपको पैसे की जरूरत है, आपकी जेब में जो चवन्नी थी वो भी मैंने बाहर निकाल दी, तो वो क्या मेरा क्या होगा, ऑक्सीडेटिव नेचर होगा। तो हम जो सब्सटेंसेस, सब्जियां या जो कुछ भी आजकल खा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, हमारे शरीर में जो हेल्थ के नाम पे कोई चीज भी अगर है ना तो उसको क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। पानी का काम है उसको और ज्यादा डालना। कपिल सर थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, वो बिल्कुल बेस्ट है कि वेलनेस की तरफ लेके जाना है। शरीर तो खराब हो चुका है जी, एकदम ठीक नहीं होगा। पैदा होने से लेके आज मैं 35 साल का हो चुका हूँ, शरीर खराब ही तो किया मैंने। क्यों? ना तो मेरे माँ बाप साइंस पढ़े हुए हैं, मैंने जब तक साइंस पढ़ी, चीजों की नॉलेज हुई, तो कभी मैंने भी खूब कोल्ड ड्रिंक खींच के पिए तो शरीर बीमारी किया हमने। तो मैं ये सोचूं कि आज मैंने ये मतलब 2,80,000 रुपए की मैंने मशीन लगा ली और आज बस पानी पीते और मैं शक्तिमान, चलो भाई मेरा कुछ को क्या कर लेगा कोई, तो नहीं हो सकता जी। बॉडी को सिस्टम पे आने में टाइम लगेगा, तो टाइम लगेगा तो वो टाइम हमें देना पड़ेगा। लेकिन पानी अपना काम फर्स्ट डे से अपना उसने काम करना शुरू कर दिया। अब नेगेटिव ओआरपी कैसे काम करता है? हमारा जो शरीर है वो छोटी छोटी कोशिकाओं से बना हुआ है, और कोशिका यानी कि सेल के चारों तरफ एक बाउंड्री है, एक मेम्ब्रेन है जिसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन दो चीजों से मिलकर बनी होती है, एक होता है लिपिड, एक होता है प्रोटीन। लिपिड यानी कि एक तरह का फैट होगा, समझने के लिए बता सकते हैं बस लिपिड की प्रॉपर्टी। लिपिड मैंने बोल दिया तो पानी में घुलने वाला है, फैट पानी में नहीं घुल सकता, लिपिड पानी में घुल जाता है। और दूसरा प्रोटीन, पानी से घुलने वाली चीजें प्रोटीन के थ्रू जाएंगी, फैट से घुलने वाली चीजें लिपिड के थ्रू जाएंगी। जाएंगी कहाँ? सेल के साइटोप्लाज्म में, सेल के कोशिका द्रव्य के अंदर। मतलब इस टाइम हम एक तरह से सपोज करो कि सेल में बैठे हैं, हम सब सेल में बैठे हैं, ये दीवारी मेम्ब्रेन है, ठीक है, जिसके अंदर ताकत है दीवार के अंदर से आ सकता हो तो दीवार में से आ जाएगा, और जो हम जैसे हैं वो सब गेट से आएंगे। गेट से आने वाले एक तरह से क्या है, वो पानी में घुलने वाले हैं, जो दीवार से आने वाले हैं वो एक तरह से फैट से घुलने वाले हैं। ये जो फ्री रेडिकल जब हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो ये फ्री रेडिकल क्या करता है, इस चैनल को ब्लॉक कर देता है। याद करो बेड कोलेस्ट्रॉल जो भी मैंने बताया था, बेड कोलेस्ट्रॉल बताया था। मान लीजिए इस दीवार को बनाते वक्त मैं क्या करूं, इसमें एक स्टील की बहुत मोटी चादर लगा दूं तो ये एक तरह से वाल क्या बन जाएगी, बुलेट प्रूफ बन जाएगी। वो सिचुएशन वहां क्या हो रही है, वो इंसुलेटर बन गया। यानी कि कोई भी ऐसी चीज जो फैट के थ्रू घुलने वाली जो है वो हमारी बॉडी में आ सकती थी, वो आने नहीं दे रहा, वो वहां भी ब्लॉकेज होगी। वहां ताला लगा दिया, यानी कि गेट पकड़ के कोई खड़ा हो गया तो गेट पकड़ के बोला नहीं आने दूंगा। वो सिचुएशन रेडिकल्स करते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, सिग्नल को जाम करते हैं, ये कंबाइन करते हैं, बिठा लेंगे एक जगह एक तरह।
जब हम नेगेटिव ओआरपी की चीजें देंगे, यानी कि हाई ऑक्सीजन या हाई हाइड्रोजन हम जब पानी के अंदर देंगे तो पानी हल्का है। हल्का होने की वजह से क्या करेगा, उसकी सोल्यूबिलिटी बढ़ जाती है, माइक्रो क्लस्टरिंग प्रॉपर्टी बढ़ जाती है। तो जब हम ये डेमो दिखाते हैं तो डेमो में एक चीज दिखाते हैं कि जो टी लीफ का बैग है ग्रीन टी का, वो जल्दी डिजोल्व हो जाता है, 4 से 5 कप हम बना सकते हैं। सौंफ है तो उसका एक्सट्रैक्ट जल्दी निकल जाता है। तो क्या है, जब हम ये एल्कलाइज्ड वाटर उस बॉडी को देंगे तो जो फैट उसके शरीर पे डिपॉजिट हो चुका है कोशिका पे, वो धीरे धीरे क्या होगा, ओसिफाई होना शुरू हो जाएगा। तो आपकी कोशिका जो अच्छी चीजों को लेने के लिए बनी थी वो क्या हो जाएगी, खुल जाएगी। खुल जाएगी। जब वो अच्छी चीजों को लेने के लिए खुल जाएगी तो जाहिर सी बात है सेल के अंदर अच्छी चीजें आएंगी। सेल के अंदर जब अच्छी चीजें आएंगी तो वो पूरा रास्ता खोल देंगी, साइटोप्लाज्म से होते हुए माइटोकॉन्ड्रिया। इस कैंगल मशीन को इस टाइम मैं क्या मान लेता हूँ, ये माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हमारी कोशिका का पावर हाउस ऑफ सेल होता है। इतनी साइंस 10th लेवल तक लगभग सभी ने पढ़ी है, एनर्जी बनाता है। लेकिन क्या है, इसको फ्री ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। फ्री ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, क्यों? क्योंकि वो गेट और दीवार दोनों चीजें ब्लॉक कर दी हमने। गलत सलत चीजें खा के, ट्रांसफैट खा के तो हमने ये बंद कर दिया, और पता नहीं क्या क्या खा के हमने वो गेट भी बंद कर दिया। पानी अपना काम करना शुरू कर देगा। 4 प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टी सब चीजों को घोल के दूर करना शुरू कर देगा। फ्री ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया तक आ जाएगी। माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा ऑक्सीजन बनाएगा, ज्यादा ऑक्सीजन लेगा। ज्यादा ऑक्सीजन लेके वो क्या करेगा, जितना भी हमने खाया ना उसको डाइजेस्ट करना शुरू कर देगा। जितना चीजें डाइजेस्ट करेगा एनर्जी निकलेगी। तो पानी पीने से एक हल्कापन, कहते हैं ना, हल्कापन महसूस होता है। हल्केपन का कारण यही है। आप इस पानी को पियोगे, पानी को पीने से आपको हल्कापन महसूस होगा। हल्कापन महसूस होने का मतलब आपकी कोशिका खुश हुई है कि उसके पास ऑक्सीजन आया, ताकि अब जितना भी फैट और जो चीजें उसकी डिपॉजिट हो चुकी हैं वाल के ऊपर या साइटोप्लाज्म में, उसको क्या करेगा, अपटेक करके और डाइजेस्ट करके बाहर मारेगा। फेंक के वो बाहर करेगा तो फिर से पानी क्या करेगा, वो बाहर पानी फिर बैठा है, वही जो हमने पिया है, वही पानी क्या करेगा, वो गंदगी आ गई उसको इकट्ठा करके और ले जाएगा किडनी के पास, और वहां से क्या कर देगा, उसको फिल्टर आउट कर देगा। ये साइकिल शुरू हो जाएगी। करोड़ों सेल से बने हम, एक दिन में काम नहीं होगा शुरू, लेकिन बॉडी के हर सेल तक जब ये पानी पहुंचेगा तो अपने आप ही क्या करेगा, हम हल्के होने शुरू हो जाएंगे, सेल से भी और शरीर से भी। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं, फिर से मैं एल्कलाइज्ड वाटर के ऊपर आता हूं। परिवार में कभी ऐसा हुआ होगा कि आपके परिवार में कभी किसी बुजुर्ग को नीमा की सिचुएशन पे आना पड़ा होगा। नीमा कॉन्स्टिपेशन की जब दिक्कत होती है तो नीमा करवाना पड़ता है। नीमा में क्या यूज होता है, आप ही बता दो। साबुन है वो सोडियम हाइपोक्लोराइड, वही हम यूज कर रहे हैं अभी। 11.5 pH का पानी, मैंने अभी आपको बोला था कि 11.5 pH का पानी मशीन से जो निकलता है, किसी भी पेशेंट को पिलाओ जिसको एंजाइटी है, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन है, तो वो क्या करेगा, नीमा में क्या करते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड का सॉल्यूशन नीचे से देते हैं नस के थ्रू। वो सिर्फ आपके कोलन को साफ करेगा, रेक्टम और कोलन को, सिर्फ रेक्टम और कोलन को, क्योंकि वहां लास्ट में जाके गंदगी फंसी हुई है। हमने वो तो देख लिया कि सीवेज वहां से किचन से मेरे चली लाइन आई, यहाँ सीवेज का रास्ता ब्लॉक हो गया, यहाँ तार मार के खोल दिया तो क्या होगा, जितना था वो आ गया। लेकिन कभी घर में अगर आपने सीवेज की लाइन साफ करी होगी तो प्लास्टिक की पाइप में नीचे भी गंदगी बैठ जाती है, डायमीटर कम हो जाता है उसका, हो जाता है ना। क्यों? ये गंदगी तार मारने से नहीं जाएगी, ये जाएगी पानी का प्रेशर मारने से, और वो पीछे से नहीं, आगे से। नेचुरली हमारे शरीर में पानी का ढाल जो है, एक तरह से कह देते हैं स्लोप जो है, वो क्या है, माउथ से एनस की तरफ है, और ब्लड से किडनी के थ्रू, यूरिटर के थ्रू है। अब डिसीजन आपका है, चाहे तो नीचे से तार मार के खोल लो, और या ऊपर से पानी का प्रेशर मार लो। जिंदगी आपकी, फैसला आपका, डिसीजन आपका, पैसा आपका, परिवार आपका, कंफर्ट बिल्कुल कंफर्ट आपका। अब चाहे तो डॉक्टर से नीमा लगवा लो, कुछ भी करवा लो। तो ये बेसिकली मैंने मोटे मोटे तौर पे 4 प्रॉपर्टीज बताई हैं। मैं फिर एक बार ब्रीफ में फिर रिपीट कर देता हूँ। टीचर हूँ तो टीचर की एक आदत मेरी जो अपनी है वो ये कि पूरे लेक्चर को एक बार फिर कंक्लूड करके ले आता हूँ। फिर 4 प्रॉपर्टी बात करते हैं। नेगेटिव ओआरपी आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव सब्सटेंसेस को क्या करेगा, घटाएगा, रिडक्टिव को बढ़ाएगा, यानी कि जिसको हम एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं। इससे क्या होगा, कोशिका के अंदर जो भी फ्री रेडिकल घुसे हुए हैं उनको वो साफ करेगा, फ्लश करेगा, और सेल अच्छी हो जाएगी, सेल से टिश्यू अच्छा हो जाएगा, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म, ये पूरी बॉडी ठीक हो जाएगी। अगली चीज हमने माइक्रो क्लस्टरिंग की बात की थी। पानी में जो चीजें घुल नहीं पा रही हैं उन्हें घोलना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि पानी साफ हो जाएगा। पानी साफ होने से जितनी भी वसा या वसा रहित जो भी गंदगी है वो शरीर से निकलना शुरू हो जाएगी, तो हमारा शरीर एक हल्कापन महसूस करेगा।
एक्टिव हाइड्रोजन ऑक्सीजन यही चीज है, नेचुरली है पानी के अंदर, लेकिन क्या है हमने जो गंदगियां पानी के अंदर आ गई हैं वो उस चीज को जोड़े हुए हैं, हमने उसको क्या कर दिया, इलेक्ट्रोलिसिस करके बाहर कर दिया। ठीक है, अगली बात फिर आती है जो पीएच की बात आती है, तो कहोगे जी एल्कली पीएच तो देना ही नहीं सकते, मतलब कड़वा तो हम दे ही नहीं सकते, तो हम दे ही कहा रहे हैं, कड़वा तो हम दे ही नहीं रहे। पानी पी के देखो आप डेमो पे, जब उनको पानी दो, मैं अपनी गाड़ी में आज भी 6 लीटर पानी मतलब लेके चलता हूँ, अब भी मेरे पास 6 लीटर मेरी गाड़ी में नीचे रखा है, जिसको बोला पानी पी के देख, पानी पी के देख क्या ये कड़वा है। 9.5 में किसने किस मतलब महान इंसान ने कह दिया कि कड़वा, कड़वा नहीं है जी पानी, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट जो है पानी के अंदर वो अच्छा ऑर्डर है, वो होना जरूरी है, नहीं होगा तो आपके शरीर में क्या होगा, हड्डियां गुड़नी शुरू हो जाएंगी, डॉक्टर के पास जाओगे, बोले घुटनों में दर्द है, डॉक्टर कहेगा कि आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम कम हो चुका है, ये विटामिन D3 के इंजेक्शन लो 5 दिन, 5 इंजेक्शन का कोर्स चलेगा, एक दिन छोड़ के एक दिन, और 1 महीने या 1.5 महीने आपको कैल्शियम की गोलियां खानी पड़ेंगी। उसके बाद हालात ठीक होते तो ठीक है, नहीं तो घुटने की कटोरियां। मेरी माँ के बदलने की नौबत आ गई थी, आज गांव में अंदर वाले घरों तक जाती हैं, सर को तो पता है मेरे घर के अंदर। तो ये एक ब्रीफ है, इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, हो सकता है मैं उस पॉइंट को कवर ना कर पाऊँ जो आपने कभी डेमो में इस चीज को अगर किया है। सर ये मशीन लगाने से पहले ये जो आरओ ऑलरेडी लगे हुए हैं, तो आरओ तो सारे मिनरल्स को निकाल दिया उसने, तो बिल्कुल। अब आरओ के बाद में ये मशीन लगाना है या फिर आरओ को रिमूव करके फिर सर मशीन? आरओ को तो आप इमीडिएटली अगर मशीन ना भी लगवा तो आरओ को तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आपके परिवार के लिए कि आरओ को तो आज से बंद उसकी जगह फिर कैसे इम्प्योरिटीज को कैसे निकाल? टीडीएस मान 1000-1500 उसके लिए हम क्या करते हैं सर, एक टीडीएस कंट्रोलर आता है, एक टीडीएस कंट्रोलर आता है जो आरओ लगाते हैं, वो आरओ में टीडीएस कंट्रोलर की एक छोटी सी डिवाइस होती है, वो में क्या करना है, जब हम मशीन सेट करते हैं तो मशीन के ऊपर हम 3 फिल्टर मेम्ब्रेन और लगाते हैं सेडिमेंट फिल्टर की लाइफ को बढ़ाने के लिए। तो वही क्या होगा, पानी के आउटलेट के साथ ही वहां क्या लग जाएगा, टीडीएस कंट्रोलर लग जाएगा। वो आरओ लगाने वालों को पता होता है कि उसका कनेक्शन किस तरह करना है, वो टीडीएस कंट्रोलर लग जाएगा, उसमें स्क्रू होता है, स्क्रू से उसका टीडीएस कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब 1000 भी है तो हम 250 लेके आ सकते हैं उसको। तो काम मेम्ब्रेन ने नहीं, टीडीएस कंट्रोलर भी करता है, टीडीएस कंट्रोलर भी करता है, डिवाइस होता है वो इतना सा, मैं दिखा दूंगा, वो तो वाल है सिर्फ, वाल है, जस्ट वाल नहीं वाल नहीं होता।